नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिटी एजुकेशन क्लासेस में। आज हम चर्चा करेंगे ज्योग्राफी की और एक अध्याय के बारे में। ठीक है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट जैसे आप लोगों को पता है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स हैं दोस्तों, जैसे रेलवे है, पीएससी है, ठीक है, एनटीपीसी भी आने वाला है, सीजीएल, सीएचएसएल, डब्ल्यूबीसीएस, इन सारे तमाम एग्जाम्स में ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में भी हमने बात किया था ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी के कुछ अहम क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 20, वो लाए थे। आज भी हम लोग 20 और नए क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए। और ये क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस हैं जो पहले भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुके हैं, आने वाले एग्जाम्स में भी और आने वाले समय में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following state has the maximum number of elephant in India? ऑप्शन ए है आसाम, ऑप्शन बी है कर्नाटका, ऑप्शन सी है तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी है केरला। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। बताइए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों, केरला इज द राइट आंसर। केरला में लगभग 61,000 टिल नाउ 61,000 एलिफेंट्स पाए गए हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंडिया में सबसे ज़्यादा केरल में ही सबसे ज़्यादा एलिफेंट पाए गए हैं। अगर आपका सीएम पूछा जाए दोस्तों, यहाँ का सीएम कौन है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन, ठीक है। और अगर आपको गवर्नर पूछा जाए, यहाँ का गवर्नर कौन है दोस्तों, गवर्नर कौन है, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। और केरला का कैपिटल कौन सा है, तिरुवनंतपुरम, ये याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जस्कर रेंज इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर एंड महाराष्ट्र। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। अगर आंसर आता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। जस्कर रेंज जो है वो कहाँ लोकेटेड है, वो जम्मू एंड कश्मीर में, JNK में है। ठीक है, याद रखिए। ये ग्रेट हिमालय एंड लद्दाख रेंज में के बीच में ये स्थित है। ठीक है, तो ग्रेट हिमालय, जो ग्रेट हिमालय है एंड लद्दाख, लद्दाख के बीच में ये जस्कर रेंज लोकेटेड हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नेशनल एटलास एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड अ सॉइल मैप ऑफ इंडिया इन 1957, 1947, 1967, 1977। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। बताइए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1957। ठीक है, ये 1946 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1956 में ये स्टार्ट हुआ था इंडिया में। सॉयल एंड जो सर्वे था सॉयल को लेकर ऑर्गेनाइजेशन, ये उसी टाइम पे इसको क्लासिफिकेशन किया गया था सॉयल को लेकर, और 1957 में ये शुरू हो गया था दोस्तों। ठीक है, 1957 में ये जो है शुरू हो गया था। और इसके बाद मैं बता देता हूँ, ये फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट पब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, ये थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड फर्स्ट टाइम इन 1957, याद रखिए दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जियोफोनिक इज रिलेटेड टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट बाय यूजिंग न्यूट्रिएंट एंड वाटर। ऑप्शन बी कल्टीवेशन ऑफ प्लांट विदाउट यूजिंग वाटर, ऑप्शन सी ग्रोइंग प्लांट्स इन द नॉर्मल सॉइल एंड ऑप्शन डी कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स विदाउट यूजिंग सनलाइट। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फोकस जरूर करना है। और ज्योग्राफी के बारे में और भी अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आगे में चर्चा करेंगे हम लोग। फिलहाल बताइए कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, ग्रोइंग प्लांट्स इन अ नॉर्मल सॉइल। जियोफोनिक किसके साथ रिलेटेड है दोस्तों, ग्रोइंग प्लांट्स इन अ नॉर्मल सॉइल। नॉर्मल सॉइल पे जो प्लांट्स लगाए जाते हैं, जो उपजाऊ होते हैं सॉइल, उसी के रिलेटेड है जियोफोनिक। ठीक है, अच्छा जियोफोनिक के बारे में बता दूं, जियोफोनिक एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक है। एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक है जियोफोनिक, जो नेचुरल तरीके से प्लांट्स को बढ़ाया जाता है। ठीक है, इसे याद कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच टाइप ऑफ टेम्परेचर द एवरग्रीन ओक्स एंड चेस्टनट स्रो। मतलब कौन सा, मतलब कौन से टेम्परेचर में जो ओक्स एंड चेस्टनट जो मतलब बनाया जाता है। ठीक है,
कोल्ड टेम्परेचर, वेट टेम्परेचर, हॉट टेम्परेचर या ड्राई टेम्परेचर? बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वेट टेम्परेचर। गीला टेम्परेचर में ये सबसे ज़्यादा ये ऑक्स, एवरग्रीन ऑक्स एंड चेस्टनट लगाए जाते हैं और ये फसल फैलाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच प्लैनेट इज ड्वार्फ प्लैनेट? व्हिच प्लैनेट इज ड्वार्फ प्लैनेट? इनमें से कौन सा प्लैनेट है जो ड्वार्फ प्लैनेट, जो प्लैनेट है वो ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है? ठीक है, बताइए। मरकरी, प्लूटो, मार्स या यूरेनस? बताइए। बोना प्लैनेट होता है। ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट बोना प्लैनेट है। इनमें से कौन सा है दोस्तों, बताइए। प्लूटो इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, आपको बता दूं मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, ठीक है, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स क्या कहा जाता है इन प्लैनेट को? टेरिस्टेरियल प्लैनेट, टेरिस्टेरियल प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। और अगर आपसे पूछा जाए जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस एंड नेपच्यून, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस एंड नेपट्टून, उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? गैसियस प्लैनेट, गैसियस प्लैनेट से गैसियस प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि टेरिस्टेरियल प्लैनेट्स कौन से हैं, तो जैसे कि मरकरी हो गया, ठीक है, मरकरी है, वेनस है, अर्थ है एंड मार्स है, मंगल। ठीक है, ये सब टेरिस्टेरियल प्लैनेट में आते हैं। और गैसियस प्लैनेट अगर कहा जाए वो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इन्हें गैसियस प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच आर द मेन गैसेस प्रेजेंट इन द सन? सूरज में कौन दो गैसेस को पाया जाते हैं, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन एंड हीलियम, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन एंड आर्गन, ऑप्शन सी है आर्गन एंड हीलियम एंड ऑप्शन डी है हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, आने वाले एग्जाम्स में भी आने की बहुत संभावना है, तो बताइए। तो मैं बता देता हूँ हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन अगर आपसे पूछा जाए कितना परिमाण का होता है वहाँ पे, तो 75% जो होता है हाइड्रोजन होता है, और हीलियम का परिमाण कितना होता है दोस्तों? 26.5%, याद रखिए। ठीक है, ये हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का है और ये हीलियम का है। ठीक है, याद रखिए, ये दोनों गैसेस भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं सन में। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन है सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज अबाउट। जो सरफेस होता है सन का, सूरज का, उसका टेम्परेचर आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है 5000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 5505 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 6000 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी है 6500 डिग्री सेल्सियस। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। जो सरफेस एरिया होता है, जो सूरज का सरफेस एरिया होता है, जो सरफेस लेवल है, जो सरफेस लेवल है, ठीक है, ये जो सरफेस लेवल, इसका टेम्परेचर आपसे पूछा गया है। बताइए दोस्तों कितना होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, 5505 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर फ़ारेनहाइट में आपसे पूछे कितना होगा, तो 9941 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ये है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, तो सन का सेंटर में, जो सेंटर होता है दोस्तों, ये सेंटर में, इसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है, ये सेंटर है इसलिए। ठीक है, तो इसमें कितना होता है? 1,50,00,000। ठीक है, 1,50,00,000 इसका जो टेम्परेचर रहता है। ठीक है, उसका इतना डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहता है। ठीक है, तो याद कर लीजिए दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, ये जो सरफेस एरिया है, ये जो सरफेस एरिया जो मैंने बताया, सरफेस एरिया का कितना है दोस्तों? 5505 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 9941 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देयर आर टोटल कंटिनेंट्स, पूरे वर्ल्ड में कितने कंटिनेंट्स हैं? बताइए दोस्तों। ये बहुत इजी सवाल है दोस्तों, आई होप आप लोगों को पता हो। बताइए, 4 है, 5, 6 या 7? कौन सा होगा दोस्तों, बताइए। ये 7 है दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब 7 अगर कॉन्टिनेंट है तो 7 का नाम क्या है दोस्तों? कौन सा है दोस्तों, बताइए।
एशिया सबसे पहला आता है, सबसे बड़ा वही है, ठीक है। फिर आता है अफ्रीका, अफ्रीका आता है। फिर बताइए दोस्तों थर्ड में क्या आएगा, थर्ड में बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। फोर्थ में क्या आएगा, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। फाइव में क्या आएगा दोस्तों बताइए, यूरोप आएगा दोस्तों, यूरोप आएगा। सिक्स में क्या आएगा दोस्तों बताइए, ऑस्ट्रेलिया आएगा, ऑस्ट्रेलिया। एंड सेवेंथ में क्या आएगा दोस्तों बताइए, सेवेंथ में क्या आएगा, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ठीक है। याद कर लीजिए दोस्तों। तो कौन सा है, 7 है कॉन्टिनेंट्स, महादेश कितने हैं, वो 7 है। 7 कौन से हैं, एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, 5वें में यूरोप है, 6th में ऑस्ट्रेलिया है, एंड 7th में अंटार्कटिका है, ठीक है। याद कर लीजिए दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच जो प्लेस है उसका डेप्थ कितना है। पहली बात तो ये है कि मैरियाना ट्रेंच है कहाँ पे, ये प्रशांत महासागर के सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, ठीक है। सबसे डीपेस्ट पॉइंट क्या है, मैरियाना ट्रेंच का, उसे मैरियाना ट्रेंच कहा जाता है। तो मैरियाना ट्रेंच का कितना मतलब कितना डीप है, वो डेप्थ कितना है वो पूछा गया है, बताइए। 11,011 मीटर, 11,022 मीटर, 10,994 मीटर और 11,044 मीटर, बताइए कितना होगा, इसका डेप्थ कितना है दोस्तों बताइए। ये होगा दोस्तों 10,994 मीटर इसका डेप्थ है दोस्तों। अगर फीट में पूछा जाए तो 36,070 इसका फीट होगा दोस्तों, ठीक है। इतना डेप्थ है, ये सबसे वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट पोर्शन है। डीपेस्ट पोर्शन क्या है, मैरियाना ट्रेंच, जो कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which planet is known as the sister of Earth, बताइए दोस्तों, बताइए। Which planet is known as the sister of Earth, सिस्टर ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है, वेनस को कहा जाता है दोस्तों, याद रख लीजिए, ठीक है। अच्छा, सिस्टर ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है, वेनस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बताइए, क्यों वेनस को कहा जाता है, क्योंकि इसका साइज और मास जो है ऑलमोस्ट सेम है, क्लाइमेट अलग है हालांकि, लेकिन इसका साइज एंड मास ऑलमोस्ट सेम है, और ये लुक लाइक अर्थ, ठीक है, अर्थ की तरह ही दिखता है, तो इसीलिए इसको सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, ठीक है। और रेड प्लैनेट अगर कहा जाए दोस्तों तो वो मार्स होगा, याद कर लीजिए, ठीक है। रेड प्लैनेट जो है मार्स को कहा जाता है। सैटर्न के बारे में क्या है दोस्तों, अभी अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा सैटेलाइट अगर पूछा जाए तो कौन से प्लैनेट के पास है, मतलब कौन से प्लैनेट में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट, मतलब जो मून्स हैं वो सबसे ज़्यादा किस में है, तो पहले था जुपिटर में, जुपिटर वॉज द सबसे हाईएस्ट उसका था 79 दोस्तों, 79। लेकिन रिसेंटली यूएस रिसर्च ने क्या है कि 20 नए और प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स की खोज की है दोस्तों, सैटेलाइट की खोज की है। तो अब क्या हो गया है कि अभी बढ़ के हो गए 82, तो सैटर्न के पास अभी 82 जो है सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। उस हिसाब से ये क्वेश्चन आता भी है, तो याद कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रेड क्लिफ लाइन इज अ बाउंड्री बिटवीन, रेड क्लिफ लाइन का जो बाउंड्री मतलब जो बाउंड्री है वो कौन से देश का बाउंड्री है, रेड क्लिफ लाइन कौन से दोनों देश के बाउंड्री को कहा जाता है, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड अफगानिस्तान, इंडिया एंड चाइना एंड इंडिया एंड म्यांमार, बताइए दोस्तों। इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंडिया एंड पाकिस्तान को जो बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। ये रेड क्लिफ लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब देश विभक्त हुआ था, ठीक है, डिवाइड हुआ था, तब रेड क्लिफ ने इस लाइन को टाना था, ठीक है। अगर मैप है, अगर ये मैप है तो यहाँ पर जो पाकिस्तान और इंडिया का जो बीच में जो लाइन है इसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, ठीक है। माउंटबेटन के टाइम पे 1947 में ये डिवाइड हुआ था, तो ये इसका नाम रेड क्लिफ लाइन रखा गया है। इंडिया और अफगानिस्तान के बारे में अगर पूछा जाए बताइए दोस्तों,
तो इंडिया अफगानिस्तान के बीच में कोई ऐसा कुछ लाइन तो है नहीं, लेकिन एक आपको बता दूं, इसका जो मतलब इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जो डायरेक्ट रोड कनेक्शन है वो पाकिस्तान के थ्रू, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके थ्रू जाता है। तो उस हिसाब से अगर बोला जाए तो डूरांड लाइन जो उसके बीच में इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच की लाइन को डूरांड लाइन भी कहा जाता है। हालांकि ये पाकिस्तान, पीओके एंड अफगानिस्तान का है, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जितना पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसके थ्रू हमारा अफगानिस्तान के साथ कनेक्शन है, रोड कनेक्शन। ठीक है। अच्छा, इंडिया एंड चाइना का अगर पूछा जाए तो बताइए दोस्तों, मैकमोहन लाइन याद रख लीजिए, मैकमोहन लाइन। ठीक है, उसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। इंडिया एंड चाइना, ये अगर ये नेपाल है, ये चाइना बॉर्डर है। ठीक है, यहाँ पर मैकमोहन लाइन कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया इज एट हल्दिया, कोयाली, डिगबॉय और नूनमती। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी, मतलब हिंदुस्तान का सबसे ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी सेंटर या फैक्ट्री कहाँ है दोस्तों, कौन सा है। सबसे पहला हल्दिया में है, कोयला में है, डिगबॉय में है या नूनमती में है। बताइए दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डिगबॉय में है दोस्तों। डिगबॉय कहाँ पे दोस्तों, आसाम में है दोस्तों। ठीक है, आसाम बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि अभी मैं आपको बता देता हूँ इसका सीएम, पहले जान लेते इसका सीएम के बारे में। सीएम मैंने पिछले भाग में भी पढ़ाया था, सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ का अगर आपको गवर्नर पूछा जाए तो, ये बार बार मैं रिपीट करता हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चंस इनमें से हर 28 जो हमारे जो स्टेट हैं उनके राज्यपाल, उनके चीफ मिनिस्टर और वहाँ का कैपिटल बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, जगदीश मुखी है, जगदीश मुखी याद कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, कैपिटल आप लोगों को बताया भी था मैंने, कैपिटल क्या होगा दोस्तों बताइए, कैपिटल क्या है, दिसपुर। ठीक है, दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम। ठीक है, असम में जैसे और भी बताया था मैंने कि काजीरंगा नेशनल पार्क वहाँ पर स्थित है, जो बहुत फेमस है वहाँ का। ठीक है, माजुली द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र के ऊपर बना हुआ है, एक सबसे बड़ा वाटर द्वीप है, रिवर द्वीप है वो। ठीक, तो मानस नेशनल पार्क है वहाँ पे आसाम में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आसाम की बहुत सारे क्वेश्चन आसाम से रिलेटेड आते हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच नेशनल हाईवे जॉइंस आगरा टू मुंबई। कौन सा नेशनल हाईवे है जो आगरा टू मुंबई को कनेक्ट करता है दोस्तों। नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 3 एंड नेशनल हाईवे 4, कौन सा होगा दोस्तों बताइए। NH3 दोस्तों, नेशनल हाईवे 3 जो आगरा से लेकर मुंबई तक कनेक्ट करता है। ठीक है, अब आगरा से लेकर मुंबई तक कहाँ तक जाता है दोस्तों। आगरा हो गया, फिर आगरा से निकल के कहाँ जाता है दोस्तों, ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर से निकल के कहाँ जाता है, इंदौर, देन नासिक एंड देन मुंबई। ठीक है, तो ये होता है नेशनल हाईवे 3 का जो रास्ता है वो आगरा से होकर, ग्वालियर से होकर, इंदौर से होकर, उसके बाद नासिक एंड देन मुंबई में एंटर करता है। तो ये जो सड़क है, रोडवे, ये नेशनल हाईवे 3 से कनेक्टेड। ठीक, नेशनल हाईवे 1 का अगर पूछा जाए दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक का कनेक्ट है, ये दिल्ली से लेकर इंडो पाक बॉर्डर तक कनेक्टेड है। ठीक है, दिल्ली से लेकर इंडो पाक, दिल्ली से अंबाला से लेकर अमृतसर एंड अमृतसर बाद इंडो पाक बॉर्डर है। ये 546 मीटर जो है लंबा है दोस्तों। ठीक है, याद कर लीजिए। और अगर इसके बारे में पूछा जाए, आगरा मुंबई के किलोमीटर, मतलब इसका किलोमीटर कितना होगा दोस्तों, 1161 किलोमीटर लॉन्ग है ये। ठीक है, NH2 नेशनल हाईवे 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक। कितना है, 1490 किलोमीटर है दोस्तों। इसका जो लंबाई है वो 1490 है। ये कहाँ से होता है दोस्तों, दिल्ली से लेकर आगरा से लेकर कानपुर से लेकर वाराणसी मतलब यूपी एंड उसके बाद कोलकाता। और इसका जो लॉन्ग है, कितना लॉन्ग है ये, 1490 किलोमीटर। ठीक है,
याद कर लीजिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इन उत्तराखंड। इनमें से कौन सा नेशनल पार्क, यहाँ पर नेशनल पार्क या सेंचुरी दिया गया है, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो उत्तराखंड में स्थित है, बताइए दोस्तों। बताइए, बंदीपुर नेशनल पार्क है, बालपक्रम नेशनल पार्क है, चंद्रप्रभा नेशनल सेंचुरी है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों, कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो हिंदुस्तान का सबसे पहला नेशनल पार्क है दोस्तों। कॉर्बेट नेशनल पार्क वो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है दोस्तों, बंदीपुर जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, वो कर्नाटका में है, कर्नाटका में है बंदीपुर नेशनल पार्क, याद कर लीजिए। बालपक्रम सेंचुरी, बालपक्रम सेंचुरी कहाँ पे है, वो है गारो हिल मेघालय में। गारो और खासी हिल है मेघालय में, पता होगा आपको, गारो हिल में स्थित है, जो मेघालय में पड़ता है, मेघालय में पड़ता है, ठीक है। और चंद्रप्रभा सेंचुरी बताइए, चंद्रप्रभा सेंचुरी कहाँ पे है, वो वाराणसी में है दोस्तों, वाराणसी। और वाराणसी कहाँ पे है दोस्तों, वो यूपी में है दोस्तों, ठीक है। तो बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है, कर्नाटका में है। बालपक्रम नेशनल सेंचुरी जो है वो गारो हिल मेघालय में पड़ता है। और चंद्रप्रभा सेंचुरी कहाँ पे है, वाराणसी, जो यूपी में पड़ता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क मैंने आपको बताया उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हवाना इज कैपिटल ऑफ विच कंट्री। हवाना इनमें से कौन से देश, कौन सी कंट्री का कैपिटल है, बताइए। साइप्रस, क्यूबा, फिनलैंड या घाना, बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। हवाना इज द कैपिटल ऑफ क्यूबा, क्यूबा का कैपिटल है हवाना, ठीक है। और साइप्रस का कैपिटल क्या होगा, ये जो साइप्रस है इसका कैपिटल क्या है दोस्तों, निकोसिया, याद रख लीजिए, निकोसिया इज द कैपिटल ऑफ साइप्रस। फिनलैंड का क्या होगा दोस्तों, हेलसिंकी, हेलसिंकी, ठीक है। घाना का क्या होगा दोस्तों, आक्रा, आक्रा इज द कैपिटल ऑफ घाना, ठीक है। ये कैपिटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करेंसी के बारे में भी हम लोग पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। हर देश का, हर कंट्री का कितना क्या क्या करेंसी है उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिए। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ भी रहे हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ सॉइल्स इज कॉल्ड, जो सॉइल को लेकर जो स्टडी किया जाता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, मिट्टी को लेकर। सिस्मोलॉजी, बी है पेडोलॉजी, सी है इकोलॉजी एंड डी है जियोग्राफी, बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। पेडोलॉजी इज द राइट आंसर दोस्तों, पेडोलॉजी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पेडोलॉजी जो स्टडी ऑफ सॉइल को पेडोलॉजी कहा जाता है, ठीक। अब मैं आपको बता दूं जू जियोग्राफी क्या होता है। ये एक बायोग्राफी होता है, ठीक है। बायोग्राफी किसके रिलेटेड है, ये इंश्योर कर, जो कंसर्न है ये मतलब जियोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन और एनिमल स्पीसीज, जो दुनिया में एनिमल स्पीसीज हैं उसको रिलेटेड जो स्टडी होता है जू जियोग्राफी, उसको लेकर ये स्टडी कराया जाता है, ठीक है। और आपको बता दूं इकोलॉजी क्या कहा जाता है। इकोलॉजी में क्या होता है, इकोलॉजी एक फिजिकल ह्यूमन एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंटल जो जिसके साथ वो रहता है, जैसे कि एनिमल हो गया, प्लांट हो गया और अदर क्रीचर्स इन द वर्ल्ड या यूनिवर्स में, तो उनके साथ जो कनेक्शन है, उसके साथ जो कनेक्ट होता है, उनका ग्रोथ, उनका बर्थ, उसका इवेंचुअल फेट, वो सारा कुछ इसके साथ रिलेटेड है। तो इन सब पूरे ह्यूमन एंड सोशल एंड इकोलॉजिकल जो स्टडी होता है उसको इकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू व्हिच ऑफ दीज इंडियन स्टेट्स। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इनमें से कौन से स्टेट के थ्रू पास नहीं हुआ है दोस्तों। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी है राजस्थान एंड ऑप्शन डी है उड़ीसा। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा बताइए। उड़ीसा इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। उड़ीसा इज द राइट आंसर, बताइए। उड़ीसा इज द राइट आंसर। एंड आपको मैं बता दूं उड़ीसा में
उड़ीसा के बारे में अब थोड़ा बता देता हूँ। जो जो उड़ीसा है वहाँ का जो अभी उड़ीसा में बहुत सारी चीज़ें के बारे में मैं पिछले वीडियो में बताया था। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस कौन से मतलब 8 स्टेटों में से पास करता है ये, ठीक है। कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। ये इसके इन 8 स्टेटों के थ्रू ये पास करता है। तो मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। नंबर 1 है गुजरात, नंबर 2 है राजस्थान, नंबर 3 है मध्य प्रदेश, नंबर 4 है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 5 है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन 6 है झारखंड, 7th है त्रिपुरा एंड 8 है मिजोरम, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये ऑप्शन है रेलवे पैसेंजर कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड एट। रेलवे पैसेंजर कोचेज मैन्युफैक्चर कहाँ पर होते हैं दोस्तों, ये बताइए। वाराणसी, चित्तरंजन, पेरम्बूर या कोलकाता में, कहाँ पे हैं रेलवे पैसेंजर कोचेज, बताइए। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर दोस्तों, पेरम्बूर। पेरम्बूर पैसेंजर कोच फैक्ट्री जो है वो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री वो वर्ल्ड में लीडिंग अभी रेल कोचिंग फैक्ट्री है दोस्तों, वर्ल्ड में, ना कि इंडिया में, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट रेलवे पैसेंजर कोचिंग फैक्ट्री पेरम्बूर में है, ठीक है। अगर लोकोमोटिव इंजन फैक्ट्री कहाँ पे है इंडिया में, अगर लोकोमोटिव पूछा जाए, अगर लोकोमोटिव पूछा जाए तो कहाँ पे है दोस्तों लोको इंजन, वो चित्तरंजन में, हिंदू वेस्ट बंगाल का चित्तरंजन में वो स्थित है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में स्थित है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज, सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन सा होगा दोस्तों, बताइए। लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, बताइए कौन सा आंसर सही होगा। लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, बताइए कौन सा आंसर सही है। लक्षद्वीप इज द राइट आंसर दोस्तों, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है इंडिया का, ठीक है। ये कितने स्क्वायर किलोमीटर का है, 32 स्क्वायर किलोमीटर, याद रखिए ये बहुत छोटा है, ठीक है। और दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली और पौंडीचेरी ये कितने करके होगा, 492 एंड 491 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। रेस्पेक्टिवली ये 492 पौंडीचेरी और 491 जो है दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव स्क्वायर किलोमीटर में विस्तार किया हुआ है, ठीक है। चलिए ये कुछ 20 अहम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ज्योग्राफी के रिलेटेड, ठीक है। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं ज्योग्राफी के, सिलेबस वाइज लाने वाले हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज लाने वाले हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए दोस्तों, सपोर्ट करिए दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि अगले जब वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएँ। और ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें और भी लाने वाले हैं दोस्तों हमारे इस चैनल में। तो बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।